हेलो एवरीवन, एक बार फिर टॉपर्स टॉक की इस कड़ी में फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ रतनलाल मेघवाल के साथ। रतनलाल एम्स भोपाल में अभी जॉब करते हैं और इनका मैं स्वागत करता हूँ डीएमएस के इस प्लेटफॉर्म पे। आज आपको ये प्रेरणादायी कुछ बातें बोलने वाले हैं जिनको आप सुनेंगे, समझेंगे, सोचेंगे तो मैं दावा करता हूं आप लोग भी एक बार इन्हीं की तरह बहुत जल्द सबको कुछ बोलने लायक बन जाओगे। नर्सिंग ऑफिसर आपका बनना तय है। इसी क्रम में मैं रतनलाल का ट्रॉफी के साथ सम्मान करना चाहूंगा जिसके ये हक रखते हैं रतनलाल। सर, थैंक यू, प्राउड ऑफ यू रतन। भगवान आप ऐसे ही प्रगति करें, उन्नति करें। अब मैं रतन से बोलना चाहूंगा, आप अपना जर्नी बताए कि आप कहाँ से हैं, आपने बीएससी नर्सिंग कहाँ से की, किस कॉलेज से की, कौन से ईयर में की, डीएमएस में आने तक की क्या सफर रहा और डीएमएस में आए तो उसके बाद का क्या सफर जारी है, ये सब बातें आप बताइए। हेलो, मेरा नाम रतनलाल मेघवाल है। मैं चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट की बड़ी सादरी तहसील से हूँ और मैंने बीएससी नहीं, मैंने जीएनएम की है। 2015 का पास आउट हूँ मैं, पागड़ कॉलेज उदयपुर से। अच्छा, और फिर 2015 में पास आउट होने के बाद उस टाइम क्या हमारे इधर इतना कोचिंग का और इतना क्रेज नहीं था या फिर इतनी जानकारी नहीं थी, तो मैंने 1.5 साल मेरे गांव के पास एक हॉस्पिटल है उसमें जॉब की। फिर मैंने 2 साल अहमदाबाद में जॉब की 2018 तक। तो उस टाइम रियली ये था कि 2018 तक मुझे बिल्कुल ये आइडिया नहीं था कि एम्स में कैसे सिलेक्शन होता है, क्या प्रोसेस है। तो मेरे वहाँ के मेरे साथ में जो जॉब करते थे तो 2-3 लड़के उन्होंने बोला था कि हम जयपुर जा रहे हैं, कोचिंग करेंगे। ये तो मैं थोड़ा वो था कि इतनी बढ़िया जॉब है, नौकरी है, छोड़ के पता नहीं कहाँ जा रहे कैसे। तो मैंने उस टाइम उतना ध्यान नहीं दिया। तो वो लोग यहाँ पे आ गए। फिर मेरे ही गांव के आसपास के 2-3 मेरे दोस्त हैं जो लगे, एक दोस्त या 2 दोस्त निमांस में लगे, एक इधर दिल्ली में लगे। तो फिर मेरे ध्यान में आया कि यार वो कहाँ से कुछ पढ़ रहे थे, कोचिंग वगैरह ली थी उन्होंने? हाँ, उन्होंने वो ली कहाँ थी से पढ़ रहे कोचिंग, थे? या जयपुर से ही अच्छा, उन्होंने कोचिंग की थी। ठीक है। तो फिर मेरे माइंड में आया था कि यार फिर जो ये यहाँ पे थे इन्होंने मुझे बुलाया था कि भाई तू आ जा, एक बार कोचिंग कर ले। तो फिर मैंने सोचा था कि चलो एक बार देख लेते हैं कैसे क्या है, फिर अगर नहीं हुआ तो प्राइवेट जॉब तो है ही है। तो मैं वहां से सीधा फिर घर वालों से बात की थी। और मेरी पिछली जर्नी का ऐसा था कि मैं एक किसान परिवार से हूँ। तो मेरे मम्मी पापा खेती करते हैं। तो उस टाइम जब ट्रेनिंग के टाइम भी पैसे वगैरह नहीं थे, तो मेरी मम्मी के गहने बेच के मेरी फर्स्ट ईयर की फीस भरी थी। फिर सेकंड ईयर की फीस में जो हमारे फसल होती है तो उसको खड़ा फसल को गिरवी रख के मेरे सेकंड ईयर की फीस भरी थी। तो ये ऐसे सच बात ये है, बिल्कुल सच बात है सर। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है पर मेरे घर वालों को शुरू से मेरे जो पे हमें आज विश्वास तक था। पता नहीं थी। मेरे घर वालों को मेरे पे विश्वास था कि अगर ये कर रहा है तो उन्होंने कभी किसी चीज के लिए मनाही नहीं की। और मेरी इसी पढ़ाई की जर्नी में मेरे मम्मी पापा के अलावा मेरे एक बड़े भैया हैं, उनका मुझे हमेशा सपोर्ट रहा है। मतलब क्योंकि मम्मी पापा तो पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको उतना नहीं ध्यान था। तो भैया कहीं पे भी आना जाना, कुछ भी फॉर्म वगैरह कुछ भी करना था तो वो सारा काम वही करते थे। तो फिर मैंने वहां जैसे मेरी जॉब चल ही रही थी तो मैंने घर पे एक बार बात की। तो ऐसे जैसे इस तरह की फैमिली के लिए अगर कोई बच्चा अगर 10-15 हजार, 20 हजार, 15 हजार की जॉब कर रहा हो, अगर वो जॉब छोड़ के अगर पढ़ाई की बात करे तो थोड़ा रहता है कि अरे कैसे, मतलब जॉब छोड़ के कैसे जा रहा है ये। बिल्कुल। पर मेरे घर वालों ने कभी इसके लिए मनाही नहीं की, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर ये इसने कुछ सोचा है तो शायद कुछ अच्छा ही होगा। तो उस टाइम भी जैसे यहाँ कोचिंग की फीस के लिए भी पैसे नहीं थे, तो भी उन्होंने कैसे भी जुगाड़ किया, ऐसे करके किया। तो मैं वहां से जयपुर आ गया। फिर आया तो मुझे, क्योंकि हम मुझे कुछ पता नहीं था कौन सी कोचिंग में जाना है, कहाँ जाना है। क्योंकि अब ना बहुत तो रहता है कि लोग इधर उधर जाके डेमो भी देखते हैं किसे क्या है। तो मेरे एक दो दोस्त जो आए थे वो यहीं पे डीएमएमएस में, उन्होंने मेरे से फर्स्ट एक बेच था उसमें 2 दोस्त कर रहे थे। तो मैं जैसे ही आया तो उन्होंने
सीधा अगले दिन मुझे आया, हम फर्स्ट डेमो क्लास की फर्स्ट क्लास में मैं आया, आके देखा तो क्योंकि अब मैंने 2015 में पास आउट की, 2019 में मतलब बीच में 4 साल मैंने इधर उधर जॉब की, तो पढ़ाई से बिल्कुल नाता वो हो गया था। तो यहाँ आके देखा तो थोड़ा अलग सा लगा, पर यूं था कि नहीं हम कर लेंगे। तो ये था। फिर फीस के लिए भी मेरे एक दोस्त था, तो आधी फीस उसने जमा कराई थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जीवन में कुछ अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि माँ बाप वो तो है ही है, लेकिन दोस्त जहाँ कोई काम नहीं आता है वहां पे दोस्त काम आता है, और ये मेरे साथ तो हुआ ही है। बहुत अच्छी सोच। हाँ, फिर वहां से मैंने कोचिंग शुरू कर दी थी। और जो पिछले हम 2-3 जने थे, हम साथ में ही बैठते थे। मेरा एक दोस्त था बाबूलाल वेरवा, जो अभी एम्स दिल्ली में है। एक दोस्त था मेरा राजू, वो अभी एम्स गोरखपुर में है। तो हम तीनों एक साथ बैठते थे पूरा बैच, और हम एक साथ जॉब लगे। तो मेरा ये था, मेरा फर्स्ट सिलेक्शन हुआ था 2020 WCL। तो उसमें मैं वेटिंग में रह गया था। तो और उसके बाद मेरा 2020 में जो लास्ट, अब तो क्या कंबाइंड एम्स होने लगे हैं, लास्ट एम्स ऋषिकेश का जो लास्ट सोलो पेपर हुआ था 2020 में, तो मेरा उसमें सेकंड सिलेक्शन मेरा उसमें हुआ था। फिर मैंने कंबाइंड एम्स का दिया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, तो उसमें मैंने ज्वाइन किया था एम्स पटना। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। उसके बाद फिर पटना क्या थोड़ा दूर पड़ता है, तो उस टाइम उसी टाइम मतलब आप पढ़ाई से लगातार हाँ जुड़े रहे जुड़ा रहा। और आज आप भोपाल हैं। एम्स भोपाल जो फर्स्ट में और से बहुत बढ़िया जर्नी, ये था। बहुत संघर्ष भरी जर्नी बिल्कुल आपने तय की है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत प्रेरणादायी जर्नी है देखा जाए तो। आप जीएनएम करके 4 साल जॉब करके फिर कोचिंग की तरफ मुंह करते हैं, उसमें भी गहने तक बेचने पड़ जाते हैं, उधार पैसा लेना पड़ जाता है, और ये सब चीजों का संघर्ष आप सुन रहे हो, देख रहे हो। एक सच्ची कहानी, एक सच्चे नर्सिंग ऑफिसर की जुबान। आप भी नर्सिंग ऑफिसर जरूर बनेंगे, इसमें कोई शक ना रखना चाहिए, ना होना चाहिए। बस आप रतन की तरह मेहनत करते जाइए, तो सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। अब मैं पूछना चाहूंगा रतन आपसे कि उन सब चीजों को क्या अभी आप याद करते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि वो चीजें थी और उनको हमेशा अपने साथ रखने का ही नतीजा ये था कि आज यहाँ पे है। क्योंकि होता है कि आपका चलो बेस, आपका मोटिवेशन, वो सब चीजें। वो सब चीजें, क्योंकि वहाँ गांव में क्या रहता है कि हम तो बाहर चले जाते हैं, तो उनको ये पता नहीं रहता है कि लड़का पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि वो बाहर आके देख सके, चेक करें कि भाई बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। लेकिन हमें भी वो सब चीजें हम देख के आए हैं, माँ बाप ने कैसे किस परिस्थितियों में कैसे क्या किया है, क्या वो, तो वो सब चीजें दिमाग में रहती थी। तो उन्हीं को याद करते हुए आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आज ये है कि घर वाले भी खुश हैं, सब बढ़िया है। तो उनका ये था कि हमने इस पे विश्वास किया और इसने हमें उसका नतीजा सही दिया, तो उसका रिवर्ट अच्छा दिया, अच्छा परिणाम दिया। बहुत अच्छी बात है, आपकी ये मैच्योरिटी दिखाती है, आपका डेडिकेशन दिखाता है पढ़ाई के लिए, आपका जुनून दिखाता है नौकरी के लिए, आपका परिश्रम, हार्डवर्क दिखाता है कि मुझे कुछ अचीवमेंट्स लेने हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे उन बच्चों को जो आपके कलीग्स रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, आपके जूनियर से, आपके रिश्तेदार हैं, उनको आप क्या बोलना उनके लिए यही है, फर्स्ट तो ये है कि आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं इस कोचिंग में जितना मिल रहा है उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जितना यहाँ पढ़ाई का यही है कि क्लास में पढ़े, उसी चीज को आप घर जाओ रिवीजन करो, बस इतना ही काफी है। और उसके बाद यहाँ जितना जो टॉपिक मिल रहा है सब है, उससे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमने भी वही लिया और उसी का नतीजा ये है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि बाहर वहाँ इतना मिल रहा है, वो है, वो कर लूँ, और एक एक जितना जो पढ़ रहा हो उसी को पढ़ो। ऐसे नहीं कि वो भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, उससे क्या है चीजें वो हो है? एक ही जगह 4 बार पढ़ लो, पर 4 जगह बार बार मत जाओ। पढ़ने से वो ये होता है कि आपका माइंड 4 जगह डाइवर्ट हो जाएगा।
तो उसमें वो चीजें उतनी नहीं होगी। एक एक चीज को 4 बार पढ़ोगे, फर्स्ट बार नहीं समझ में आया, सेकंड में नहीं आया, थर्ड में नहीं आया, तो फोर्थ में तो आना ही आना है। और चौथी बार जैसे आप पढ़ोगे तो आप उस चीज को पूरा जैसे देखोगे ना, वो चीजें आपके पास दिमाग में वैसे की वैसे आ जाएगी। तो चौथी बार आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि चीजें सारी आपके पास ऑलरेडी आपके दिमाग में है ही है। अच्छा, एक बात और, आप भी एग्जाम दे रहे थे, WSLV क्रैक की, WCA और बहुत सारी एग्जाम्स आपने लिखी होंगी। यहाँ के क्लास टेस्ट और एग्जाम्स, इनमें क्या तो भिन्नता पाते थे आप और क्या समानता? समानता तो ये थी कि जैसे कुछ का तो पेपर पैटर्न यहाँ का जो रहता है वो उस लेवल का ही रहता है। तो आधी चीजें तो कुछ तो ऐसा होता है कि एक तो कोई अपन ने कभी कोई पेपर नहीं दिया और डायरेक्ट एग्जाम में बैठते हैं, तो थोड़ा एग्जाम का प्रेशर रहता है। तो यहाँ पे आपका आधा प्रेशर तो ये क्लास टेस्टों से इससे खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वही बिल्कुल पैटर्न सेम रहता है, उस लेवल का रहता है। तो आधा तो आपका ये हो जाता है। अब रही बात एग्जाम की, तो क्योंकि यहाँ पे ये रहता है ना कि आप पूरी ग्रुप के साथ बैठे हो, वहाँ सब आपके कुछ जो भी है वो जान पहचान की, तो उस क्लास टेस्ट में थोड़ा प्रेशर उतना नहीं रह पाता है जितना आप एग्जाम में बैठे हो। तो वहाँ पे एक अलग थोड़ा सा उस प्रेशर रहता है। तो मेरा यही है कि आप जो एग्जाम देने जाओ उसमें ये मत सोचो कि अपन एग्जाम देने गए, और जो 3 घंटे है ना उसको बिल्कुल फ्री माइंड से आप उसमें बैठो, पेपर दो, जो क्वेश्चन आ रहे हो उनको फर्स्ट में करो और आप आगे निकलते जाओ। तो धीरे धीरे जैसे आप टाइम वेस्ट करेंगे उस ड्यूरेशन में आपको चीजें रिकॉल होती जाएगी, तो आपके ऐसे वो होते जाएंगे। बस ये एक एग्जाम टाइम में प्रेशर कभी नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री माइंड होके पेपर करना है, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। हमारा हुआ है तो आपका भी होगा। तो इसके लिए यही है कि एग्जाम टाइम में प्रेशर नहीं रखना चाहिए। अच्छा, अब एक और बात जो अक्सर डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चे आपस में, आप GNM थे, बहुत से लोग आपके साथ वाले BSc थे, उस सिचुएशन को आपने कैसे मैनेज किया उसका- होगा और कैसे हैंडल किया? क्योंकि आप GNM तो थे ही, जी 4 साल का ब्रेकअप भी था, ब्रेकअप भी था, तो वो हाँ उसमें ये आपने कैसे अपने आप को कोऑर्डिनेट किया, कैसे एडजस्टमेंट किया, ये बहुत जरूरी है बताना, यही है कि क्योंकि सर लोग बाग हताश हो जाते हैं। वहां से आपने शुरुआत की। जीएनएम अधिकतर ये होता है कि एक बीएससी और जीएनएम में बहुत डिफरेंस रहता है, क्योंकि जीएनएम हिंदी मीडियम से होती है, बीएससी इंग्लिश मीडियम से होती है, तो आधा डिफरेंशिएट तो यही हो जाता है। तो इसका ये है कि मैंने कभी ये नहीं देखा, ये नहीं सोचा कि मैं जीएनएम से हूँ, कि ये मेरे पास में बैठा है वो बीएससी से है, या फिर मेरे को इससे ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाँ बताता है। ये था। मैंने कभी उस चीज को सोचा ही नहीं। सोचा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपने मेरे सोच मन में लिया यही था कि BSc वाला सुई जैसे लगाएगा मैं लगा मैं दूंगा, वही और आज अगर यही है। वो केयर करेगा जैसे मैं करूंगा, और आज सेम भी वहां वही पे है, आपका कोई वो नहीं है कि मतलब आप भी नहीं। एमएससी हो, हाँ, बीएससी हो या सब जीएनएम, सबका वर्क जो वही है। आपका वो सेम आप वही नर्सिंग ऑफिसर हो, हाँ, पर सैलरी डेजिग्नेशन वही है, डेजिग्नेशन वही है, सैलरी सेम आ रही हल्का है, फुल्का उसमें 1000-2000 का वो डिफरेंस तो है। एक उसी में अलग कोई करता है कोई नहीं। जैसे बीएससी वालों बीएससी और जीएनएम तो सेम है, अगर किसी ने एमएससी वो कर रखी तो उसका वो भी थोड़ा वही अलग है। वही। हाँ तो ये तक मेरे मन में कभी ये नहीं था कि मैं जीएनएम हूँ या फिर ये बीएससी वाले हैं। ये तो यूं था कि चलो ये बीएससी वाले हैं, तभी आप इस मंजिल हाँ तक पहुंच पाए। हाँ यूं था कि चलो ये बीएससी हैं तो ये मेरे से 1 साल पहले लग जाएंगे या मेरे से पहले वाले एग्जाम में लग जाएंगे। पर मुझे इतना था कि वो पढ़ाई से था कि मैं कर लूंगा। तो ये मेरा ये आपकी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था, ये आपकी सेल्फ प्रेरणा थी, जी सर। मोटिवेशन था कि मैं कर लूंगा, ये आपका जिद थी, जुनून जो था। जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं तो उनको कभी भी इतना वो नहीं रखना है कि ये बीएससी है मैं हाँ, जीएनएम हूँ, क्योंकि उसका कोर्स तो वो सेम पढ़ है, रहा है, जो सामने जो पढ़ रहा है ना वो सेम है। वो आपने सेम जीएनएम की है और तो भी वही BSc पढ़ा है। वही पढ़ा है, और जो आपको कोचिंग में और जो मिल रहा है जो एग्जाम में पूछेगा वो अलग नहीं पूछेगा कि वही बीएससी पूछेगा वालों के सेम। लगे या फिर जीएनएम वालों के। एग्जाम में सेम पूछेगा तो आपको तैयारी मेरा इतना सा पूछना था कि कैसे वो सिचुएशन हैंडल की, क्योंकि कुछ बच्चे GNM भी होते हैं, हाँ BSc सर तो और मास्टर डिग्री भी होते हैं, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने का एक ट्रिक बताना था। आपने बताया बहुत अच्छे से कि हमने सोचा ही नहीं कि मैं GNM हूँ वो BSc, हमने तो ये सोचा, हमने तो नर्स कर रखी, नर्सिंग कर नर्सिंग कर रखी है बस। बात बहुत अच्छी, इसीलिए आज विनर हुआ। अच्छा, अब आप ये बताना चाहेंगे कि जैसे
आप किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पहले वाली लाइफ में और अब में क्या मॉडिफिकेशन आया है या क्या चेंजेस आए हैं, कुछ ऐसा फील हुआ? चेंजेस तो बहुत सारे आए हैं, क्योंकि पहले एक लाइफ अलग थी, गांव का माहौल अलग था, लोगों का बोलने का वो सब अलग था। अब दोस्त थोड़ा- लोग ज्यादा जुड़ गए हाँ, होंगे ना? हाँ, पहले वो है, दोस्त लोग दूर हो गए होंगे। दूर, हाँ, होते हैं, ऐसे ही होते हैं, तो वो तो अब बिल्कुल अलग। यही प्रैक्टिकल है हाँ, लाइफ का। यही प्रैक्टिकल है कि रिश्तेदार आप हो, दोस्त हो, कोई कहीं पे भी जाओ, अगर आप सक्सेस हैं तो लोग आपके साथ हैं, अगर आप नहीं है, सक्सेस नहीं है तो कोई लोग साथ आपके साथ वाले भी धीरे धीरे आपसे दूर दूर हो हो जाए। जाएंगे। बहुत तो अच्छी यही बात। है, तो ये चीजें बहुत होती है कि जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा यही है कि आप अपना, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, परिवार का, सबका समाज का नाम रोशन करें। करें, और मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप ये जरूर करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सारगर्भित और बहुत ही उचित मार्गदर्शन हेतु जो बातें रतन लाल ने बताई है उनको आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए और इन सब पर विचार करते हुए खुद के लिए श्रेय प्रेरणा से आगे बढ़ने के लिए अच्छी पढ़ाई और अच्छी मेहनत के साथ लग जाइए। नोरसेट 2023 आपका है, कोई आपको नहीं रोक पाएगा। आपका कंपटीशन आप ही के क्लास में पढ़ रहे साथियों से, किसी और से नहीं है। आप अच्छा पढ़ने में ध्यान दें, आप अपने आप को गियर अप करें, बूस्टअप रखें और अपने माँ बाप और माता पिता का, जैसे रतनलाल बता रहे हैं, अपने संस्थान, अपने कॉलेज जहाँ से आपने शिक्षा दीक्षा ली, उन सभी गुरुजनों का नाम रोशन करें और अपनी उन्नति में चार चांद लगाएं। भगवान से मेरी ऐसी प्रार्थना रहेंगी आप सबके लिए। रतनलाल, आप आज यहाँ आए, आपने समय निकाला दिवेश परिवार के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और ये तो और आशा रखता हूँ आप दिवेश परिवार से हमेशा जुड़े रहेंगे। भगवान आपको दिन दूनी रात चुगनी प्रगति के साथ अपने उन्नति के मार्ग पर आपको अग्रसर करता रहे और सांवरिया जी की कृपा से आप अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जी सर, और थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप बच्चों का भी, आपने सुना देखा। थैंक यू।